हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल किया था और इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ पे मैंने SN1 के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को SN1 का काइनेटिक्स, SN1 का प्रॉपर्टीज़ और SN1 का रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था मैंने आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को बोला था कि SN1 को हम लोग इस क्लास में ख़त्म करेंगे। तो बच्चों मैंने SN1 के बारे में क्या बोला था? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, उसका रेट क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसमें क्या था? न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता था, बेसिकली वो सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है SN1 रिएक्शन। और SN2 और SN1 में क्या फ़र्क है? SN1 SN2 में हम लोग क्या करते थे, एक ही ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन SN1 में SN1 इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन और इस रिएक्शन में हम लोग पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करते हैं, फिर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद जो कि आयनाइजेशन से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, फिर कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा। सो दैट वाज SN1 रिएक्शन। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल जो बताया था मैंने आप लोगों को, तो और क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सबस्ट्रेट जो ऑर्डर होता है, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छा SN1 रिएक्शन होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रीअरेंजमेंट के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। हालांकि आप लोगों को रीअरेंजमेंट ऑलरेडी पता है क्या है, लेकिन SN1 रिएक्शन में व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है। और बेसिकली इसका जो स्टेरियो रिएक्शंस है, स्टेरियो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम लोग देखेंगे आज। तो SN1 रिएक्शन कैसा था? बेसिकली 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और मैंने आप लोगों को एलाइलिक ब्रोमाइड के बारे में बोला था। तो बेसिकली थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा यहाँ पे अगर CH3 और यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है और यहाँ पे CH3OH। तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में इसको आयनाइज करते थे, तो ये ऐसा कुछ बनता था, C यहाँ पे प्लस ऐसा बनता था, ठीक है। प्लस बनने के बाद यहाँ पे CH3OH इसको अटैक करता था, फिर यहाँ पे CH3 सॉरी यहाँ पे ये O, यहाँ पे H एक लोन पे, और यहाँ पे OH के साथ यहाँ पे CH3, ऐसे OH CH3 ऐसे होता था। और इसके ऊपर प्लस फिर वापस से CH3OH। मैं ऊपर दिखा रहा हूँ बच्चों क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको बताया अच्छे से। CH3OH यहाँ से H निकाल के जाएगा, फिर यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, फिर फाइनली क्या बनेगा? OCH3 ऐसा बनेगा। सो दिस वाज आवर प्रोडक्ट। पहले तो क्या फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद फिर वापस से ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बाद में डीप्रोटोनेशन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट निकालता है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया हुआ था। और मैंने आप लोगों को एलाइलिक ब्रोमाइड के बारे में बोला था कि अगर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C फिर इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन क्या होगा? बहुत स्टेबल होगा। बहुत स्टेबल माने कि स्टेबल होगा ड्यू टू द फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। नॉर्मली बच्चों ये बात को याद रखना, SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री का वैल्यू ऑलमोस्ट नहीं है। जैसे SN2 में हम लोग देखते हैं कि 3 डिग्री को हम लोग ऑलमोस्ट काउंट ही नहीं करते हैं, वैसे ही SN1 रिएक्शन में 1 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। 1 डिग्री का वैल्यू तब होगा जब 1 डिग्री इज स्टेबिलाइज्ड बाई रेजोनेंस। मान लो ये एल्किल, यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमाइड में अगर C डबल बॉन्ड C के बाद सिंगल बॉन्ड C है और यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर यहाँ से ब्रोमीन जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन SN1 दिखा पाएगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबिलाइज होगा रेजोनेंस की वजह से। ये देखो ये क्रिएट होगा और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन इट कैन बी स्टेबिलाइज बाई रेजोनेंस। ये यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे प्लस आएगा। तो आई बात समझ में आपको कि 1 डिग्री अगर है, 1 डिग्री ऑल्सो कैन बी फॉर्म अगर एक कंडीशन है कि वो अगर वो अगर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। तो ये कुछ बातें थे जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो आज बेसिकली जो देखेंगे, पहले तो लिविंग ग्रुप के बारे में बोलता हूँ कि अगर जैसे हम लोग SN2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ग्रुप इज़ इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप अच्छे से जाएगा नहीं तो ऑब्वियसली कार्बोकैटायन कैसा फॉर्मेशन होगा? तो लिविंग ग्रुप का प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेम है। अगर हम लोग लिविंग ग्रुप के बारे में देखेंगे तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए।
लिविंग ग्रुप दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और बच्चों गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस। SN1 के SN2 के फैक्टर्स वाले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि वीक बेस ये क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग X माइनस लेते हैं लिविंग ग्रुप दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द एसिड्स, HX हो गया, तो इसीलिए क्या होता है, वीक बेस होता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था वीक बेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जब भी लिविंग ग्रुप लीव करेगा सबस्ट्रेट से उसके बाद वो क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, पहले तो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप क्या होगा, वीक बेस होगा। और क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकलने के बाद वो स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो अच्छा बेस बन गया तो वापस से तो वो सेंटर को, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक कर लेगा, तो क्या ही फायदा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट्स। बच्चों SN2 में क्या हो रहा था, SN2 में नॉर्मली सॉल्वेंट्स हम लोग पोलर प्रोटिक भी ले सकते थे और पोलर एप्रोटिक भी ले सकते थे। मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नॉर्मली क्या हो रहा है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब पोलर F माइनस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है फॉर SN2। तो इसीलिए सॉल्वेंट का इफेक्ट SN2 में बहुत मैटर करता है और यहाँ पे भी मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, मैं अगर बोलूँगा NaCl को मैं वाटर में डालता हूँ तो NaCl को वाटर में डालने से क्या होता है, Na+ और Cl- आयोनाइजेशन हो रहा है। तो वैसे ही एल्किल हैलाइड को हम लोगों को ऐसा सॉल्वेंट में डालना होगा जैसे कि वो आयोनाइज हो, क्योंकि जो SN1 बेस्ड है हम लोगों का, SN1 इज बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन। तो इसीलिए कार्बोकैटायन जितना अच्छा फॉर्मेशन होगा उतना अच्छा SN1 होगा। तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा कैसे, बाय द प्रोसेस आयोनाइजेशन। मैं बोलूँगा आयोनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। तो कार्बोकैटायन प्रोसेस होने के लिए आयोनाइजेशन चाहिए। तो आयोनाइजेशन करता कौन है, कौन सा सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में अच्छा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, जिस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा हो, जिस सॉल्वेंट में क्या हो, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा हो। बच्चों डाइइलेक्ट्रिक का काम क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ था ये बात। डाइइलेक्ट्रिक नॉर्मली क्या करता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा दैट F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो जो K है दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम लोग ऐड करते हैं तो K क्या होता है, डिवाइड होता है। मैं बोलूँगा क्या होता है फॉर्मूला, 1 डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो अगर ये K का वैल्यू रहेगा, K का वैल्यू रहेगा तो K जितना बड़ा होगा ये फोर्स उतना कम होगा। ये फोर्स का फॉर्मूला है, K का वैल्यू जितना बड़ा रहेगा फोर्स का वैल्यू उतना कम होगा। तो अगर फोर्स कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल सकते हैं, कैटायन और आनायन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसको अगर हम लोग डाल देंगे किसमें, ऐसे सॉल्वेंट में जहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो, तो उनके बीच में यहाँ पे कैटायन है और यहाँ पे आनायन है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि ये फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर K का वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे तो उसके लिए क्या होगा, ये फोर्स बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फोर्स अगर कम होगा इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा एक सॉल्वेंट लेना चाहिए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा हो। नॉर्मली वाटर का 81 होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 80 या 81 कुछ होता है, 80 81। तो सॉल्वेंट ऐसा लेना चाहिए हम लोगों को जिसका हाई पोलर इफेक्ट हो, पोलर सॉल्वेंट हो। नॉर्मली क्या होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट हो। पोलर सॉल्वेंट यानी कि पोलर प्रोटिक एप्रोटिक ज़्यादा जितना नहीं देखेंगे उतना हम लोग देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितना ज़्यादा है। नॉर्मली OH NH ये इस टाइप के प्रोडक्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है, हालांकि एसीटोन में भी, एसीटोन में उतना नहीं होगा, एसीटोन तो पोलर एप्रोटिक हो गया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में नॉर्मली क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज रहेगा इसलिए वो फॉर्मेशन करेगा। तो सॉल्वेंट इफेक्ट में हम लोग देखेंगे पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट का काम क्या है, देखो मैं यहाँ पे अगर बोलूँगा मेरे पास ये
R ग्रुप है और X ग्रुप है, ये 3 डिग्री है अभी, मान लो R ग्रुप है और X ग्रुप है। तो जब हम लोग सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, R प्लस एक्स माइनस, R प्लस एक्स माइनस। तो हम लोगों का काम क्या है, SN2 में क्या हो रहा था, SN2 में हम लोग X माइनस को, अगर X माइनस जो है उसको अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो वो उसको क्या करता है, सॉल्वेट कर लेता है, क्योंकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाता उसके वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट हम लोग लेंगे वो सॉल्वेंट एक तो पहले क्या करेगा, इसको आयोनाइज करने में हेल्प करेगा, R प्लस और X माइनस, क्योंकि SN1 इज बेस्ड ऑन दैट हाउ दिस पर्टिकुलर एंटिटी इज स्टेबिलाइज्ड। R प्लस कितना स्टेबिलाइज हो रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो मैं वाटर लेता हूँ, यहाँ पे मान लो वाटर है ऐसे चारों तरफ, ऐसे वाटर है चारों तरफ, और अभी क्या हुआ, इसके बीच में R प्लस आ गया। तो आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो वाटर लिया है हम लोगों ने, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा होता है, तो वाटर के बीच में भी R प्लस है। अभी क्या होगा, वाटर के बीच में X माइनस भी होगा, ये वाटर हो गया, ये ऐसे, और यहाँ पे X माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर ने, देखो जब आयोनाइज हो गया, R प्लस और X माइनस दोनों ही क्या है, सॉल्वेंट के अंदर है, तो यहाँ पे X माइनस क्या करता है, X माइनस H के साथ, ये H को यहाँ पे थोड़ा लिखना चाहता है, थोड़ा इसको घुमा दो से सोचो, ये H के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सो दैट क्या होगा, X माइनस अगर इसके अंदर सॉल्वेट हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल को, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये कार्बोकैटायन को, ये इसके अंदर सॉल्वेट हो गया। लेकिन यहाँ पे R प्लस क्या करता है, R प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, R प्लस क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, यहाँ पे इसके साथ एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो R प्लस को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। What it is doing? It is stabilizing the R plus even more and more। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक और पोलर सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अच्छा हो, वो क्या करता है, दैट हेल्प्स इन SN1 रिएक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखा जाता है। लेकिन SN2 के केस में क्या हो रहा है, SN2 के केस में इवन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी अच्छा SN2 रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 18 क्राउन 6 का एग्जाम्पल दिया था, और हम लोगों ने क्या लिया था, एसीटोनाइट्राइल लिया था और 18 क्राउन 6 लेके KF के साथ रिएक्शन करवाया था। आई होप कि आप लोगों को वो याद हो। ठीक है, तो ये है कुछ बातें, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन करके लिखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आना चाहिए। और स्पेसिफिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स ना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एग्जांपल देख लेते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा हो। जैसे कि बेसिकली पहले तो लेंगे हम लोग वाटर हो गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, फिर इसके बाद एसीटोन आएगा। ऐसे मतलब इसके अंदर भी और बहुत सारे होंगे, मैं बोल रहा हूँ बेसिकली ये वैल्यूज़ को हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं। एसीटोन नहीं है, एसीटोन में कम हो जाता है। और हेक्सेन अगर लेंगे फॉर एग्जांपल, हेक्सेन का रिएक्टिविटी SN1 के लिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत लो है, तो ये तो नहीं होगा। मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे डिक्रीज हो रहा है। वाटर का अच्छा है, बहुत अच्छा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि वाटर आयनाइजेशन करने में बहुत हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 बात करते हैं। SN2 में पहले क्या हो रहा था, SN2 में हम लोगों ने देखा था कि इन्वर्शन प्रोडक्ट आ रहा था। SN2 में बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स, और उसके वजह से क्या होता है, इन्वर्शन होता है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और उसको हम लोग बोलते थे वाल्डेन इन्वर्शन। लेकिन यहाँ पे स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 में क्या पॉसिबिलिटी आएगा देखते हैं। चलो बच्चों, पहले तो क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन।
तो अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, ये बन गया कार्बोकैटायन। बच्चों यहाँ पे ये जो कार्बन था, ये कार्बन क्या बना, टेट्राहेड्रल कार्बन था। अब ये कार्बन क्या है, ये टेट्राहेड्रल नहीं है। अभी यहाँ पे ये क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऐसे देख पा रहे हो आप लोग। ये कैसे था, पहले ऐसे चारों तरफ था, ये टेट्राहेड्रल था, ठीक है, टेट्राहेड्रल। 1 सेकेंड, ये ऐसे एक बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे एक, 4 ऐसे टेट्राहेड्रल था। लेकिन जब जैसे ही ये ब्रोमीन लीव कर गया लिविंग ग्रुप, तो ये जो तीनों हैं, इमेजिन करो, ये जो ऐसे एक, ये ऐसे थे टेट्राहेड्रल की तरह, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और इस तरफ एक CH3। अब तीनों CH3 क्या हो गए, एक ही प्लेन में आ गए। ये कार्बन बीच में, ये कार्बन बीच में, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक CH3, ये तीनों एक ही प्लेन में आ गए, ऐसे ये वाले प्लेन में एक ही प्लेन में आ गए तीनों, प्लानर हो गया, ट्राइगोनल प्लानर। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अभी टेट्राहेड्रल से क्या बन गया, प्लानर बन गए, और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात यहाँ पे क्या आता है कि जब भी ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके बाद जब अटैक करेगा इसको, तो उसके पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो वो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, या तो वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। दोनों साइड में उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये एक ही प्लेन में है, मान लो कार्बन के प्लेन में है। ये जो अभी प्लेन दिखाया था आप लोगों को, ऊपर एक ऐसे लोब है, नीचे एक लोब है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऐसे ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड इज पॉसिबल। देखो बच्चों, अगर ऊपर साइड अटैक करता है, अगर फ्रंट साइड, ऊपर मतलब फ्रंट साइड बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, अगर फ्रंट साइड पे अटैक करता है तो हम लोगों को रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चों रिटेंशन प्रोडक्ट यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा, ठीक है। इसका अगर R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। अगर फ्रंट साइड से अटैक हुआ, ये वाला अटैक, ये अगर हुआ, अगर बैक साइड अटैक हुआ तो क्या होगा, इन्वर्शन होगा, ये वाला पार्ट। एग्जाम्पल लेके देखेंगे हम लोग अभी कैसे रिटेंशन हो रहा है, कैसे इन्वर्शन हो रहा है। तो ये अटैक होगा तो होगा रिटेंशन, ये अटैक होगा तो क्या होगा, इन्वर्शन। बच्चों रिटेंशन और इन्वर्शन ये जो दोनों आएगा ना, इस दोनों का प्रोबेबिलिटी रहेगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी अ मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्शन, क्योंकि दोनों साइड पॉसिबल है। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रेसिमाइजेशन रिएक्शन और रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्शन प्रोडक्ट दोनों होगा। कर लो आप लोग खुद, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ऊपर लगा दो, प्लस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नीचे लगा दो, 2 प्रोडक्ट आ गए। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे देखो क्या क्या प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CH3, ये CH3 को थोड़ा, हाँ ऐसे कर लेते हैं CH3, ये वाला CH3 थोड़ा अभी टेट्राहेड्रल बनेगा, ये CH3, ये नीचे वाला CH3 यहाँ पे आएगा मान लो, और ये न्यूक्लियोफाइल। एक प्रोडक्ट तो ऐसे, ठीक है। मैं ऐसे वेज और डैश अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आप लोगों को। और एक क्या पॉसिबिलिटी होगा, और ये C, यहाँ पे CH3, और ये थोड़ा CH3 इधर आएगा, ये वाला CH3 थोड़ा इधर जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ऐसे 2 प्रोडक्ट आने का चांस। आप लोगों से दिखने में तो एक ही है, मैं यहाँ पे वेज डैश नहीं लगाया हूँ इसलिए आपको एक इक्वल जैसे दिख रहा होगा, तो नहीं तो ये इक्वल नहीं है। रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्शन प्रोडक्ट दोनों का मिक्सचर आएगा, और उसको हम लोग बोलेंगे रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। SN2 में क्या होता है, ओनली इन्वर्शन प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन SN1 में हम लोगों को क्या मिल रहा है, बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्शन प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बोथ रिटेंशन एंड इन्वर्शन प्रोडक्ट। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। सो ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल।
हेलो, तो यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट पे लिविंग ग्रुप जब लीव करता है तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब लिविंग ग्रुप जाता है तो टेट्राहेड्रल ऑफ कार्बन बिकम्स प्लानर और यहाँ पे लिविंग ग्रुप जा रहा है देखो, और यहाँ पे जो बाकी का सबस्ट्रेट है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। अब अगर ट्राइगोनल प्लानर को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दो साइड अटैक इज़ पॉसिबल, एक तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एक तो राइट हैंड साइड, अपर या फिर लोअर। और जब भी यहाँ पे ये अटैच होगा फ्रॉम दोनों साइड्स, आप लोग देख सकते हो, तो ये फिर से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है और ये क्या होगा, रिटेंशन एंड इन्वर्शन। एक एग्जाम्पल S3 ब्रोमो 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, कैसे होगा। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करो, ये स्ट्रक्चर एक बार बनाओ, ताकि मैं जब बनाऊँ आप लोगों के साथ देखते हैं ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। S3 ब्रोमो 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन और इसको वेज और डैश की तरफ बनाने को ट्राई करो। लेट्स गिव इट अ शॉट। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। इन इथेनॉल हम लोग इसका SN1 देखेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। तो पहले तो बनाते हैं पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन मेन चेन में होगा। तो एक काम करते हैं, बीच में कार्बन रखते हैं, बीच में जो कार्बन होगा 3 ब्रोमो, तो इसको 3 पोजीशन पे ब्रोमीन पे लगाएंगे। 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन मतलब 3 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन है। मैंने एक कार्बन बनाया जिस कार्बन को मैं 3 पोजीशन पे रख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 3 पे ब्रोमो है। तो ये 3 पे अगर ब्रोमो है, 2,3 डाईमिथाइल मतलब 3 पे मिथाइल भी है, तो यहाँ पे मिथाइल लगा दिया मैंने। 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। अब ये मेन चेन में नहीं जाएगा क्योंकि ये ब्रांच है, इसको मैंने ब्रांच किया, इसको ब्रांच किया। देख लो 3 ब्रोमो से ये ब्रोमो को निकाल दिया मैंने, 2,3 डाईमिथाइल में से 3 में मिथाइल लगा दिया। अब क्या बनेगा, ये अगर 3 पोजीशन है और क्या बचा है 3, 1 2 3, 5 करना है, तो 1 2 2 3, 2,3 डाईमिथाइल मतलब 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 पोजीशन पे लगा दिया मैंने मिथाइल और ये 3 है, तो मैंने बॉन्ड को ऐसे कर दिया। तो उसको ऐसे कर देते हैं, फ्रंट पे और बैक पे ऐसा। तो 1 2 पे मिथाइल लगाया मैंने और 1 2 CH कर देता हूँ यहाँ पे। 2,3 डाईमिथाइल 1 2 3, यस, यहाँ पे CH3 CH C 1 2 3, 2,3 डाईमिथाइल 1 2 3 4 5 कैसे होगा, CH2 CH3 बन गया प्रोडक्ट। देख लो एक बार, बन गया प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल और पेंटेन तो है ही, 3 पे ब्रोमो। सही है, ये है स्ट्रक्चर। अच्छा, इसी एस होगा कि क्यों नहीं होगा देखते हैं। मैंने इसलिए स्ट्रक्चर बनाया, अब ऐसे कि नहीं चेक करते हैं। इन चारों में सबसे पहला प्रायोरिटी किसका है, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ब्रोमीन का सबसे पहला प्रायोरिटी है, तो ऊपर 1 है वेज। अच्छा देखो, इन तीनों में, तीनों ग्रुप में सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी CH3 का है, तो CH3 तो वेज पे है ना, सॉरी डैश पे है। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे होना चाहिए 4th पे, तो ये सही है। इन दोनों में प्रायोरिटी इसका ज़्यादा होगा क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हो गया, ये 1 था, ये होगा 2, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1 2 4 और यहाँ पे 3 ऐसे है। सो 1 से लेके 2 से लेके 3 कौन सा, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, S कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों ये हो गया हम लोगों का S पेंटेन और इसके साथ हम लोग अभी क्या लगाएंगे, इथेनॉल CH3 CH2OH। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, पहले स्टेप में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बोकैटायन अगर फॉर्मेशन करेंगे तो पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन लीव करेगा। तो ये अगर लीव करेगा, ये C ऐसे है। देखो बच्चों, जब ये ब्रोमीन जाएगा, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो अभी जो ये वेज डैश है, मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, टेक्निकली ये प्लेन में ही आएंगे, एक ही प्लेन में CH3 और यहाँ पे इसको ऐसे। ये वाला प्रोडक्ट क्या है, ये है CH3 होल टू CH से बना देते हैं, नहीं तो CH3 CH और यहाँ पे CH3, ये ऐसे है, ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्रोडक्ट है। और यहाँ पे ये ऐसे होगा CH2 CH3, सही है। और यहाँ पे ये ऐसे
और इसके ऊपर प्लस, ये बना होगा। अभी बच्चों न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल है CH3CH2OH। क्या है? CH3CH2OH। यहाँ पे एक स्टेप बच्चों में क्या करूँगा, ओमिट करूँगा कि CH3CH2OH में से आपको पता है O आके यहाँ पे क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर या तो यहाँ पे दे सकता है या तो एक लोन पेयर यहाँ पे दे सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं डी प्रोटोनेशन वाला स्टेप नहीं करूँगा, मैं दोनों स्टेप एक साथ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब CH3CH2OH अटैच होगा तो यहाँ पे जब ये O यहाँ पे अटैच होगा पूरा सेटअप, तो फाइनली क्या अटैच होगा यहाँ पे, O CH3CH2 इस पोजीशन पे अटैच होगा। तो उसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, जैसे CH3OH में से OCH3 आ रहा था, अटैच हो रहा था, तो यहाँ पे CH3CH2O अटैच होगा। तो उसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि ये आपको बता सकूँ। ये क्या था, S प्रोडक्ट था। अब देख लो, अब क्या करते हैं, पहले ऊपर अटैक करते हैं। जब OCH3CH2 यहाँ पे अटैच होगा तो ये फिर से टेट्राहेड्रल बनेगा। समझ में आ रहा है ना क्या होगा, फिर से टेट्राहेड्रल बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। ये C है तो ये वापस से अपने जगह पे CH3 और ये S है, कौन सा ये CH3 और ये भाई साहब इधर CH3, ये वाला पूरा सेम। खुद ही सोचो, यहाँ पे अगर अटैक किया वापस से टेट्राहेड्रल बनेगा ना, तो ये थोड़ा इधर आएगा, ये थोड़ा इधर जाएगा, ये जैसे तो है प्लेन में सेम ही है, ये थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, इसको जगा देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OC2H5, ये बन गया। ऊपर से अगर अटैक करेंगे, ठीक है, अगर नीचे से अटैक करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, अगर OC2H5 यहाँ से अटैच हुआ तो ये थोड़ा शिफ्ट होगा अभी, तो क्या बनेगा, ये C है और ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ये हो गया CH3 और ये थोड़ा सा जाएगा इधर, ये वाला CH3, यहाँ पे CH2CH3 और यहाँ पे अटैच होगा OC2H5OH। ये दोनों प्रोडक्ट आएंगे बच्चों, दोनों प्रोडक्ट। अब दोनों में देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1 है, ये तो 2 पे लोएस्ट प्रायोरिटी है, 1 2 3, 1 से लेके 2 से लेके 3 एंटी क्लॉकवाइज। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 प्रायोरिटी है। 1 से लेके 2 से लेके 3, ये स्ट्रक्चर आई होप कि आपने बनाया होगा। 1 से लेके 2 से लेके 3, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, S, दिस इज S। यहाँ पे चेक करो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब ये क्या हो रहा है, 1 से लेके 2 से लेके 3, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ये क्या हो गया, R हो गया। देखो बच्चों, जब फ्रंट साइड से मैंने अटैक किया क्या आया बच्चों, S आया। जब बैक साइड से अटैक किया मैंने तो क्या आया, R आया। तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे ये पहले क्या था, S था, तो फ्रंट साइड पे अटैक करने पे S था और S आया। ये क्या हो गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जब मैंने बैक साइड पे अटैक किया, R से क्या बन गया, S से क्या बन गया, R बन गया। तो ये हो गया इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ S and R, the product of retention and inversion configuration, which is the property of SN1 reaction, and this is the stereochemistry of SN1 reaction. It will be a product of S and R both, and these both are racemization product. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात बच्चों, अगर यहाँ पे बोलूँगा मैं, आई होप ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को ये 1 से लेकर R और S कॉन्फ़िगरेशन में कन्फ्यूजन आ रहा है, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच द स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर ऑफ दैट आई हैव टेकन। और उसमें आप लोग ये देखोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि R और S को मैंने बहुत डिटेल्स में बताया हुआ था वहाँ पे, कैसे चेंज करना है, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे S बनेगा और क्या बनेगा, R बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे एक बात ये भी है कि जब भी हम लोग ये प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करते हैं ना, तो आप लोग सोचोगे सर किसका कितना परसेंटेज आएगा। वो मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि रेसमाइजेशन का परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन करके ये लिख सकते हो दैट दिस फ्रंट साइड अटैक से ज़्यादा इफेक्टिव होता है R साइड इफेक्ट, मतलब सॉरी
इन्वर्शन, ये जो फ्रंट साइड अटैक कर रहे हैं हम लोग और जो बैक साइड अटैक हो रहा है, इन दोनों में से थोड़ा फेवर करेगा बैक साइड अटैक। क्यों? देखो, जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है ये इस तरफ से रिमूव हो रहा है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, हालांकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने के बाद ये आता है, लेकिन टेक्निकली अगर देखेंगे ये जैसे रिमूव हुआ होगा यहाँ पे जब आएगा तो इसी पोजीशन में आने का मे बी देयर इज ए चांस कि थोड़ा सा हिंडरनेस रहेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप के बैक साइड से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं है कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, कोई उसको डिस्टर्ब करने जैसा चांस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो तीनों है ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बल्कीनेस है, भाई बल्कीनेस अब कैसे रहेगा, क्योंकि तीनों तो एक ही प्लेन में आ गए। हम लोग तो ऐसे अटैक कर रहे हैं, मान लो ये ऐसे है, ये तीनों पहले टेट्राहेड्रल में था ऐसे, ये एक C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो पीछे से अटैक नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि बहुत सारा बल्कीनेस होगा। लेकिन अभी क्या हो गया, जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो एक ही प्लेन में आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह बन गया, या तो वो ऐसे अटैक कर सकता है या तो ऐसे अटैक कर सकता है। तो जब ब्रोमीन यहाँ से लीव हुआ होगा तो इस साइड से अटैक करने में मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन जा रहा है। लेकिन ये साइड से अटैक करने से क्या होगा, कोई ऐसे प्रॉब्लम आने का चांस नॉर्मली कम है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया बात। तो थोड़ा सा इन्वर्शन का फेवर रहता है, ये पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करके रखो, ठीक है। ओके, क्या है मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ऑलरेडी, किसमें रीअरेंजमेंट में बताया था मार्कोनिकप्स रूल पढ़ाने के टाइम में। यहाँ पे C है, यहाँ पे ब्रोमीन है मान लो, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, 1 2 3 4, ये मान लो ऐसा है। इसके बाद मान लो बच्चों क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। और एक बात, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा ना, रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, तो रीअरेंजमेंट से पहले वाला प्रोडक्ट भी आता है, रीअरेंजमेंट के बाद जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो प्रोडक्ट भी रहेगा, दोनों प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट विल बी द मेजर वन और दैट विल बी द मोर स्टेबल वन। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको समझाता हूँ। मान लो ये कंपाउंड है मेरे पास और यहाँ पे मैं CH3OH है, बॉइलिंग CH3OH। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, तो दिस विल बी CH3 CH, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH CH3 एंड दिस इज CH3। बच्चों ये जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। लेकिन अगर कार्बोकैटायन के एडजेसेंट पोजीशन पे 3 डिग्री आने का चांस है तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और उसका मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट या नॉर्मली हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट पोजीशन पे है, दिस इज एन एडजेसेंट पोजीशन। 1-2 ऐसा नहीं है कि 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन पे, ऐसा नहीं है। 1-2 यानी कि ये अगर 1 हुआ तो 2 ये दोनों पोजीशन होगा। अगर ये कार्बोकैटायन बना है, इन दोनों पोजीशन पे अगर कार्बोकैटायन आने का चांस है तब भी शिफ्टिंग होगा, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, नहीं तो शिफ्टिंग नहीं होगा। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन ले गया तो क्या बनेगा बच्चों, H- बनेगा कि नहीं बनेगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्मली दे देता है तो यहाँ पे माइनस आता है, कुछ भी होगा ऐसे। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है खुद के ऊपर तो क्या बन गया, H- बन के जब वो लीव करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। देखो स्टोरी क्या है, हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, H-। अब ये H- क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस एडजेसेंट पोजीशन पे। समझ में आ रहा है। देखो ये क्या केस है, CH3 CH C CH3, यहाँ पे CH3 है। हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, H- बना, यहाँ पे अटैच हो गया, तो प्लस पोजीशन पे अटैच हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन H-। तो इसका प्लस खत्म और H आके जुड़ गया। लेकिन हाइड्रोजन जो यहाँ से चला गया, लॉस किसका हुआ, इस कार्बन का, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। शिफ्टिंग कैसे हो रहा है पता चल रहा है तुम लोगों को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया, बना H- आके इस प्लस पे जुड़ गया, तो ये इसका पॉजिटिवनेस खत्म और H यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ से H निकल गया तो इसलिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन है दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन,
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर ऐसे मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं, सबसे पहले बच्चों याद रखना हाइड्रोजन और मिथाइल अगर दोनों है तो हाइड्राइड शिफ्ट विल बी फेवरेबल दैन मिथाइल शिफ्ट। मैंने आप लोगों को ऑर्डर भी बताया हुआ था। तो अगर कहीं पे अगर मिथाइल शिफ्टिंग करना होगा तो क्या होगा, मिथाइल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, CH3 माइनस होगा, CH3 माइनस यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे प्लस आएगा जहाँ पे हम लोग मिथाइल शिफ्ट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट बना, अब देखो ये रीअरेंजमेंट होने से पहले, ये क्या है रीअरेंजमेंट होने के बाद। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा सबसे पहले तो यहाँ पे क्या अटैच करेंगे, OCH3। अभी डीप्रोटोनेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डीप्रोटोनेशन नहीं कर रहा हूँ, देखो करके ही दिखा देता हूँ। चलो CH3 CH, यहाँ पे CH3 सॉरी यहाँ पे H, यहाँ पे H है, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये प्लस के जगह पे क्या अटैच होगा बच्चों, OH, यहाँ पे CH3 एक लोन पेयर और इसके ऊपर प्लस। अब वापस से CH3OH क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल लेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 OCH3। तो फाइनली अभी ये जो डीप्रोटोनेशन फिर से दिखाया मैंने आप लोगों को, दोनों का प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं। ये मोस्ट स्टेबल है तो इसको पहले लिखते हैं, CH3 CH2 C OCH3 और यहाँ पे बन गया CH3 CH3। ये बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बना, ये रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बना विच विल बी द मेजर वन। लेकिन इसमें इसका परसेंटेज भी रहेगा क्योंकि जो पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ होगा उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे अटैच होने का चांस है। ये तो रीअरेंजमेंट है तो यहाँ पे भी थोड़ा चांस है, इसको लिखना है बच्चों, इसको इग्नोर मत करना। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH और यहाँ पे OCH3 प्लस की जगह पे OCH3 ऐड होगा, फिर यहाँ पे CH, हाँ CH है यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो ये मेजर होगा, वो माइनर होगा लेकिन बहुत भी माइनर होगा। तो ये दोनों को लिखना है आप लोगों को SN1 में, ये दोनों को लिखना है आप लोगों को SN1 में। तो ये रीअरेंजमेंट था, किसका शिफ्ट था ये बच्चों, हाइड्राइड शिफ्ट था। मिथाइल शिफ्ट का मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं क्योंकि जैसे हाइड्राइड शिफ्ट है वैसे ही क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, SN1 बच्चों खत्म होता है। SN1 का बहुत सारे एग्जाम्पल है क्योंकि इसके एग्जाम्पल में ही कॉन्फ्यूजन आएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सॉल्वेंट्स के बारे में बताया। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क बोल सकते हो या फिर असाइनमेंट बोल सकते हो, SN1 और SN2 के बीच में क्या डिफरेंस है आप लोग मुझे बताओ। जैसे कि कैसे एग्जाम्पल लेना है, ऐसे लिख लो, एक साइड पे SN1 लिख लो, SN2 लिख लो, फिर जैसे बचपन में डिवाइड करके डिफरेंस दिखा देते वैसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख लो सॉल्वेंट, नहीं तो सबस्ट्रेट स्टार्ट करो। मान लो सबस्ट्रेट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सबस्ट्रेट फॉर SN1 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और यहाँ पे SN2 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे क्या होगा, आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस है और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ गया होगा। तो ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, आपके पास कुछ अगर क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस करो एंड सून आई विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम SN1 एंड SN2 क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सो इसका अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।